कि ज़िंदगी की ब्रशिंग बाहर ही मिलेगी। अगर ब्रशिंग लेके कभी कुछ सीख पाओगे तब अपने डिसीजंस ठीक ले लोगे लाइफ के अंदर। क्योंकि फादर साहब बचपन से यही कहते थे कि बिजनेस या कोई भी चीज़ ऐसा करो, अगर आप पैसे को देख के सोचेंगे तो बिजनेस इनफाइनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी आपको, जी फाइनाइट सक्सेस मिलेगी। तो मेरे का सर एक ही सवाल है कि मेरा इंटरेस्ट है बिज़नेस की तरफ और मैं बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ। फिर उन्होंने घड़ी देखी तो कहते हैं कि लगभग 3:15 हुए, कितने बजे ऑफिस बंद होता है। मैंने कहा सर 5 बजे। तो कहते जाओ रिज़ाइन कर दो। अब 1 मिनट के लिए साइलेंस भी हो गया कि जाओ रिज़ाइन कर दो, ऐसे कोई थोड़ी होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में फेल होना बहुत मुश्किल है। पास तो बड़े आराम से हो जाते हैं क्योंकि मार्क्स का मॉडरेशन भी होता है और स्टेप बाय स्टेप आपको मार्किंग भी होती है। तो बहुत मुश्किल है फेल होना, पास होना बहुत आसान है। क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप है आपके जॉब सिनेरियो में, आपकी यूनिवर्सिटी टीचिंग में और स्कूल टीचिंग के अंदर। यानी कि स्कूल और यूनिवर्सिटी के बीच में गैप है, यूनिवर्सिटी और जॉब्स के बीच में गैप है। जी स्किल बिल्डिंग नहीं हो रही है। और इन मार्क्स को लेके करेंगे क्या, मुझे ये समझ में नहीं आता। जी मार्क्स को मैं इस तरीके से अच्छा बोलता हूँ या मानता हूँ कि आप अपना एक एफर्ट आपने टेस्ट कर लिया कि मेरे अगर 90 है तो मैंने जितना एफर्ट डाला था आगे, बट गोइंग फॉरवर्ड आपको उस एफर्ट के साथ कैपेबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। बच्चे या पेरेंट्स नहीं सोच रहे हैं कि सीधा 10th के बाद उनको बच्चे को भेजा जाए या ना भेजा जाए। इसको मैं रिलेट करता हूँ मार्क्स के साथ भी कि आपके अगर 90% आ गए तो इट डजंट मीन कि बच्चा सर्वाइव कर पाता है। जी कि जब हम पैसे लगा देते हैं एज ए पेरेंट, फिर हम बच्चों को सुनाते भी बहुत है कि देखो तुम पे 1.5 लाख लगा दिया, तुम पे 2 लाख लगा दिया। तो बच्चा उस प्रेशर को, कोचिंग बुरी नहीं है बट मेरा ये मानना है कि अगर कोचिंग दिलानी है तो बच्चों को 11th 12th प्रॉपर करने दो स्कूल के अंदर, उसमें NCERT अच्छे से उसको आ जाए, फिर उसको डेफिनेटली कोचिंग की हेल्प होती है और कोचिंग लेनी चाहिए। तो एक अच्छा रैंक निकाल के बच्चा लेके आता है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जी कोविड का दौर देखा आपने, कोविड में लोग जो फ्लेक्सिबल थे वही सर्वाइव कर पाए। जो रिजिड थे, जिनको एक ही स्किल आती थी, जिनको एक ही काम आता था, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। एंटरप्रेन्योरशिप की जो पहली सीढ़ी है वो एक हार्डवर्क की है, दूसरी है कि आप किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आप काम करेंगे, और तीसरा है कि इनफाइनाइट सक्सेस के बारे में सोचेंगे, फाइनाइट के बारे में नहीं सोचेंगे। फाइनाइट क्या होता है, एक एंड होता है कि आप यहाँ तक सोचा फिर आप सोच ही नहीं पाएंगे। इनफाइनाइट होता है कि मुझे काम करते रहना है, मुझे इवॉल्व होते रहना है, मुझे सीखते रहना है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, आज पॉडकास्ट की कड़ी में हमारे साथ खास मेहमान है अनिरुद्ध सचदेवा। अनिरुद्ध सचदेवा का पूरा परिचय काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम संक्षिप्त में उनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। पहले हम उनके सफ़रनामे पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, इसके बाद खुलकर बातें होंगी शिक्षा पर भी और उद्यम पर भी। हम दोनों बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिस्टर सचदेवा ने एजुकेशन के क्षेत्र में भी पहचान बनाई है और वह एक कामयाब एंटरप्रेन्योर भी हैं। हम इनकी बातों से कितना सीख सकते हैं यह तो हम पर निर्भर है, लेकिन हमें उम्मीद है आप आगे उन्हें सुनेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सी उपयोगी बातें सामने आएगी। हमने मिस्टर सचदेवा को कई बार अलग अलग मंचों पर सुना है, उनकी बातें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। आपकी सबसे बड़ी पहचान रेवाड़ी शहर के मध्य में स्थित होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल और नीमराना स्थित होली चाइल्ड इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक के रूप में है। विद्यार्थियों के बीच या कहें NCR शिक्षा जगत में सचदेवा का नाम आदर से लिया जाता है। अनिरुद्ध सचदेवा हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस साउथ हरियाणा के अध्यक्ष हैं। यह लगभग 600 प्राइवेट स्कूलों का संगठन है। सीनियर मार्केटिंग हेड के रूप में 6 वर्ष तक जापानी कंपनी में इन्होंने सेवाएं दी। एक और इन्वायर फ्रेंडली उत्पादों के निर्माण और निर्यात में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है इनके पास, तो दूसरी ओर किंडरगार्टन से लेकर 10-2 तक के बच्चों की शिक्षा से 15 वर्ष पुराना नाता है, यानी 15 वर्ष से भी अधिक का अनुभव है इनके पास। होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल रेवाड़ी की स्थापना बेशक इनके पिता और माँ ने की, लेकिन अनिरुद्ध सचदेवा ने इस संस्था को वटवृक्ष बनाने में अहम योगदान दिया है। कई देशों की यात्रा कर चुके अनिरुद्ध ने कई विश्वविद्यालयों व नामी स्कूलों का दौरा किया है, उन्हें समझा है, कुछ लिया कुछ दिया। ज्ञान देने और लेने से बढ़ता है, ये बात अनिरुद्ध सचदेवा जी जानते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, लंदन, UK और IIM अहमदाबाद के लीडरशिप प्रोग्राम में भागीदारी ने इनके चिंतन का दायरा बढ़ाया, यानी यहाँ पर इन्होंने भागीदारी की। अवार्ड्स की बात करें तो ये एक लंबी सूची है, आप अपनी स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं।
पैनल स्पीकर और दूसरी भूमिकाओं को भी आप समझ सकते हैं। आपने अपनी स्क्रीन पर इनका अब तक का सफरनामा कुछ हद तक समझ लिया होगा। अब सीधे इनसे बातचीत शुरू करते हैं। सचदेवा जी, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। एनजेपी परिवार आपका स्वागत करता है। तो शुरुआत तो ये करते हैं कि आपकी जो उपलब्धियां हैं बहुत बड़ी है, अवार्ड भी बहुत सारे मिले हैं आपको। हमने आपको एक शिक्षाविद के नाते यहाँ पर आमंत्रित किया है और शिक्षाविद के साथ साथ एक उद्योगपति के रूप में भी आप दोनों ही विधाओं में पारंगत हैं और दोनों के ही बारे में जानकारी देंगे। लेकिन आपसे जानकारी लेने से पहले आपकी जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। अनिरुद्ध सचदेवा की जानकारी, शुरुआत कहाँ से हुई, प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई और अपने परिवार के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये सबसे पहले तो मैं आपका और एनजेपी न्यूज़ चैनल का और सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया और बातचीत का सिलसिला आगे जारी रहेगा। मेरी पैदाइश साउथ अफ्रीका की है सर। साउथ अफ्रीका की है। तो उन दिनों मदर फादर दोनों एक डेपुटेशन में थे 6 इयर्स के लिए। तो पैदाइश वहाँ हुई, फिर 1.5-2 साल के थे तभी। मैं चाहूँगा मम्मी पापा का नाम भी आप बताएं और मूल निवास उनका। हाँ जी जी। तो फादर हमारे, जैसे कि उनको इस पूरे क्षेत्र का गेट ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, श्री आर.एल. सचदेवा जी, जो लंबे तौर पर एक एजुकेशन को दिशा देते रहे हमेशा रहे थे। अब तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आज भी छाप पूरी सोसाइटी और पूरी कम्युनिटी में जी है। जी। नहीं, रेवाड़ी उनको याद करती है। सबसे अच्छा तब लगता है जब मुझे कंपटीशन तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी जो हमारे कम्युनिटी के स्कूल कम्युनिटी के लोग जो उनकी प्रशंसा करते हैं ना, ये बहुत कम देखा गया है कि कोई दूसरे स्कूल की मैनेजमेंट सचदेवा साहब की प्रशंसा करती हो। तो सच में उन्होंने अच्छा लगता है, अच्छी दिखाई दी है। जी जी। और मदर हमारी हैं, अभी चेयरपर्सन है स्कूल की। तो दोनों ने 1979 में होली चाइल्ड स्कूल का एक पौधा सींचा था। जी जी। हम लोग पढ़ रहे थे, मेरी जो 10th तक की एजुकेशन होली चाइल्ड स्कूल की है। उस टाइम अपने पिताजी के स्कूल में पढ़े हैं। लेकिन ऐसे माहौल में पढ़े हैं कि वहाँ लगता नहीं था कि अपने पिताजी के स्कूल में पढ़ रहे हैं। माहौल स्कूल जैसा ही था, प्रोटोकॉल सेट था। घर से ही शुरू से ही बड़ी क्लैरिटी सी थी कि कभी भी मत सोचना कि अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, और अगर अच्छे मार्क्स आए तो कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारी तारीफ होगी, क्योंकि आप लोगों से तो एक्सपेक्ट किया ही जाएगा कि आप अच्छा अपना अच्छा करेंगे। तो उसी माहौल में हम सब बच्चे, अपने भाई बहन पढ़े, और सारा परिवार ही एजुकेशन की तरफ है, हमारे सभी लोग, और सभी बहुत सक्सेसफुल हैं। तो ये जो रेवाड़ी का जो स्कूल है होली चाइल्ड, ये स्थापना इसकी 1979 में आपके पापा जी ने की। जी, मदर फादर ने दोनों ने की। मदर फादर दोनों जी। तो स्कूल जब तक पढ़ा वो 10th क्लास तक पढ़ा, क्योंकि 11th-12th नहीं थी उसमें। मैं बीच में बात करूंगा, अफ्रीका से आकर के जो इधर नहीं, अफ्रीका से आने के बाद फादर थोड़े मल्टीपल बिजनेस शुरू किए उन्होंने। जी जी। लेकिन कोर रूप से वो एजुकेशनिस्ट थे, तो इसलिए वो वाले बिजनेस सस्टेन नहीं किए। जी। हालांकि उन्होंने मस्टर्ड ऑयल मिल लगाई, उन्होंने फाउंटेन पेन की इंक की मिल वहाँ पर लगाई फैक्ट्री, और फिर वो इमीडिएटली जो होली चाइल्ड स्कूल से पहले फाउंडर प्रिंसिपल थे उमा भारती स्कूल के। अच्छा। तो उमा भारती स्कूल की शुरुआत उनके हाथ से ही हुई थी। पहली ईंट से, आई वुड से पहली ब्रिक उन्होंने लगाई थी। होली चाइल्ड की स्थापना से पहले उनकी एक पहचान बन चुकी थी, शिक्षाविद के रूप में, टीचर के रूप में, बेस्ट टीचर के रूप में, प्रिंसिपल के तौर पे प्रिंसिपल ही बने थे वहाँ पे। जी जी। तो स्कूल शुरू हुआ, 3 साल तक उन्होंने उमा भारती स्कूल को मैनेज किया। जी जी। फिर एक स्टेज ऐसी आई जहाँ लगा कि अपना शुरू करना चाहिए, तो उन्होंने एक उमा भारती स्कूल के ही बगल में एक रेंट पे मिस्टर चौधरी थे, उनकी एक कोठी किराए पे ली। जी जी। तो देखा कि काफ़ी एक बड़ा मेजॉरिटी ऑफ बच्चा वहाँ मूव कर गया उनके साथ, तो वो वहाँ से उनको फिर एक कॉन्फिडेंस आया। फिर उन्होंने अपनी फ्रेंड्स की हेल्प से, और जी जी, कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन अच्छे दोस्त थे जिन्होंने उनको पुश किया, उनके दोस्त थे, और उन्होंने फिर ये दिल्ली रोड पे एक लैंड ली। एक मतलब मैं उस चीज़ को ये कहना चाहूँगा क्योंकि हम उस पार्ट हिस्सा थे उस सब डिस्कशंस का, हम छोटे थे, सुनते रहते थे। जी जी। लेकिन माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीज़ें थी। एक स्ट्रगल पीरियड था काफ़ी। स्कूल शुरू करना एक डिसीजन था। स्कूल को फिर जब कंस्ट्रक्शन शुरू की तो एरिया ऐसा था कि दीवार खड़ी करते थे, रात भर में लोग गिरा जाते थे, अगले दिन फिर खड़ी करनी पड़ती थी। मिट्टी वैसी थी? नहीं, मिट्टी नहीं सर, लोग नहीं चाहते थे कि स्कूल बने यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा। वो शुरुआती दौर में भी बड़ा स्ट्रगल था। तो रात भर बैठ के फिर
उन्होंने खुद पहरेदारी भी की उस बात की। मेरे ख्याल से वो दौर वो था जब प्राइवेट स्कूल इतने ज्यादा अस्तित्व में नहीं आए थे। सवाल प्राइवेट स्कूलों के अस्तित्व का नहीं है वैद साहब, वहाँ पर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ा होने देना चाहते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा नोटोरियस टाइप का था सिचुएशन उस टाइम जी पे। जी 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 जी। तो काफ़ी स्ट्रगल थी, हम लोग शहर के बीच में रहते थे और यही सिलसिला देखते रहते थे, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। बस फिर एक पेरेंट्स का एक सपोर्ट था, सोसाइटी का सपोर्ट था और उनकी एक अच्छी छवि थी, तो न्यूक्लियस थे वो स्कूल के। जी तो लोग उस टाइम ब्रांड वैल्यू या ब्रांड पे काम नहीं होता था, लोग हाथ में बच्चा दे के जाते थे कि ये सचदेवा साहब के या मिसेस सचदेवा के पास हम बच्चा छोड़ के जा रहे हैं। उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्कूल में क्या फैसिलिटीज है, ये सब चर्चाएं नहीं हुआ। बहुत भरोसा मजबूत था, पूरा ऐसी गुरु शिष्य जैसा, चुके आप जाने आपका काम जाने। जी। और मजे की बात ये है कि जैसे हम एलमनाई मीट करते हैं तो उस दौर के बच्चे सभी जुड़े हुए हैं, जो जजेस भी बन गए, जो अच्छे लॉयर्स भी हैं, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, अच्छे सोशल वर्कर्स भी हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। एलमनाई मीट हर साल करते रहते हो? जी, हम हर साल तो नहीं करते, हमने भी पिछले 3 साल से शुरू किए करना और लगभग सभी बच्चों को जोड़ लिया है। तो लगता है कि जो तो हम बच्चे क्या, मतलब मेरे सीनियर भी थे जो, जी जी, और जब वो लोग आके आज भी जब आपको एक्सप्लेन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं अपने दिल से कि सचदेवा साहब का, मिसेस सचदेवा का रोल उनकी लाइफ में जी क्या रहा है, तो एक अलग ही कैरिस्मेटिक फीलिंग आती है। मतलब जो काफी उच्च पदों पर पहुंचे हैं जो लोग, जो यहाँ से पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, या मतलब उनकी लाइफ में होली चाइल्ड स्कूल का और सचदेवा साहब का एक स्टेटस है, एक लेवल है उसको मानते हैं, जो बहुत वो खुद मानते हैं। हम तो सरसरे तौर पे उनसे जब बात करते हैं तो वो उनके जो हमारे फादर के डायलॉग्स थे, जो हमारे फादर की शेर व शायरी थी, उनको सब याद है। तो उनका ये साफ तौर पे कहना है कि हमारी ज़िंदगी का जो दिशा मिली वो यहीं से मिली। और सारे अच्छे लोग पढ़े हैं, बीएमजी फैमिली के सारे अच्छे पढ़े हैं, गुप्ता मेटल्स के अच्छे पढ़े हैं, अग्रवाल मेटल के सभी बच्चे पढ़े हैं यहाँ पे। तो एक ही स्कूल था एक लाइमलाइट में, प्राइवेट भी पहला ही था, सीबीएसई का भी पहला ही था, तो एक कम्युनिटी के साथ एक अच्छा कनेक्ट। तो अनिरुद्ध सचदेवा जी एजुकेशन कहाँ कहाँ हुई यहाँ के बाद में, और कैसे उनका जुड़ाव होली चाइल्ड से हुआ, वो कैसे जुड़े? उन्होंने देखा कि मुझे बागडोर संभाल लेनी चाहिए। जो आपको बहुत ही कैंडिड बताऊंगा जी, जब मैंने 10th किया, फिर मैंने 12th की बाहर से, क्योंकि 10th के बाद 12th हमारे स्कूल में नहीं थी। जी जी। मुझे वैसे कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं बोल देता हूँ क्योंकि सच्चाई यही है कि मुझे रेवाड़ी वापस नहीं आना था। अच्छा, राइट। तो छोटा शहर था, मुझे ऐसा लगता था कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो ऐसा सच फादर की तरफ से भी कुछ नहीं था कि आप ये संभालना है, आओ यहाँ पे। उन्होंने कहा था जो अपना डिसीजन है खुद लीजिए। कौन सी सिटी में थे आप उस समय सेटल? मैं नागपुर में, मेरा सिलेक्शन हो गया था एनआईटी के अंदर। अच्छा, फिर मैंने बीटेक किया वहाँ से। जी। फिर मैंने एमटी गाजियाबाद से एमबीए किया। फिर मेरी जॉब लग गई, पहली जॉब में मुझे जर्मनी भेज दिया गया। तो लाइफ के वो एक उस टाइम की जॉब, आज से मैं बात करूँ तो 30 साल पहले की, तो 98 में मैं जर्मनी चला गया था। बड़ी बात। एक लाइफ थी, अच्छी लाइफ, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, सीख रहे हैं आप इतना जो तब लगता था छोटे से शहर में। तब नहीं, वो तो मैं उस दिशा में निकल चुका था एक्चुअली। जी जी। तो फादर ने भी बहुत फादर बहुत सपोर्टिव रहे शुरू से। अच्छा। और उन्होंने यही कहा कि अपना करो, जो ज़िंदगी की, उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद आता है कि ज़िंदगी की ब्रशिंग बाहर ही मिलेगी। अगर ब्रशिंग लेके कभी कुछ सीख पाओगे तब अपने डिसीजंस ठीक ले लोगे लाइफ के अंदर। फिर करते रहे 6 ईयर्स तक जॉब किया। फिर लगा कि नौकरी में सीख लिया जो सीखना था। फिर सोचा, फिर दिमाग में आने लग गया था कि कभी न कभी स्कूल को भी संभालना होगा। ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ था फैमिली में, बट जब आप किसी चीज़ को सीखते हो तो आपके सामने जो फिल्टर्स हैं वो क्लियर होते चले जाते हैं। जी जी जी। तो ऐसे ही हम दोनों ने एक दिन डिसाइड किया, हस्बैंड वाइफ ने, कि हम नौकरी छोड़ के और अपना बिजनेस शुरू करते हैं। फिर हमने एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया 2003 में। फिर जब अपना बिजनेस किया तो फिर थोड़ा फादर की तरफ क्लोजनेस बढ़ती गई अपने बिजनेस की तरफ, या जैसे डिस्कशन, बिजनेस ओरिएंटेड माइंड बनता चला गया। जी जी। फिर भी ये ख्याल नहीं था कि स्कूल में आना, क्योंकि फादर मदर वाज वेरी एक्टिव, संभाल रहे थे। उनको भी नहीं लगता था कि वो बुजुर्ग होंगे कभी, और हमको भी नहीं लगता था कभी वो बुजुर्ग होंगे। तो वो चलता समय सबको जो है ना। मैं सडनली फिर 2009 में ऐसा सोचा, अक्टूबर का मंथ था, कि जाना चाहिए। बीइंग ए अलोन सन, आई शुड हैव माय रिस्पांसिबिलिटीज टुवर्ड्स माय फैमिली। तब भी स्कूल का नहीं सोचा था ऐसा, लेकिन लगा कि पापा के साथ ज्यादा अटैच रहेंगे तो चीजों को समझेंगे, उनकी देखभाल कर सकूं, क्योंकि उनका थोड़ा हेल्थ का इशू हो गया था। जी।
बस मैं ये कहूँगा कि जो 1.5 साल उनके साथ या 2 साल मुझे मिला उनके साथ, वहाँ से जो स्कूल की वैल्यूज़ फिर वो डेस्टिनी थी कि आनी थी मेरे अंदर वो। जी। तो एक फ्लैशबैक सा हुआ, सारा रिकॉल हुआ सब कुछ, क्योंकि फादर के साथ बैठने का मौका मिलता था। तो फिर भी ये तय नहीं हुआ था कि स्कूल में ही आना है। एक साइड उनकी आदत थी एक कि वो उनको जब कुछ सिखाना होता था तो वो डायरेक्टली नहीं सिखाते थे, इनडायरेक्टली सिखाते थे। ये बात जब हम बड़े हुए तब हमें समझ में आई। तो वो फिर अंदर वो चाहते थे कि ट्रेंड हो, चाहते वो पहले से पढ़े नहीं ट्रेंड हो, चाहते वो पहले से थे, क्योंकि उनके फ्रेंड से जब उनके जाने के बाद पता लगा तब उन्होंने शेयर किया। अपने फ्रेंड्स को भी मना कर रखा था उन्होंने कि इसको कहना मत कभी आने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने आप आए। उनकी सोच थी जो कि बहुत अच्छी सोच थी, और मैं भी फिर जब आया तो दिल से आया। तो मेरी भी उनको यही कमिटमेंट थी कि तो लगभग कौन सा सन होगा तो आपके 2010 में मैं आ गया था। 2010 में पहले मैंने अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप किया बावल के अंदर, तो ऊपरी तौर पे स्कूल के अंदर आता था। बस 2010 से इन्वॉल्व कर लिया था उन्होंने। फिर 2011 में तो चले गए थे, तो एकदम ही सब कुछ हुआ। तो अभी जैसे हम बातें कर रहे थे, अनौपचारिक बातचीत हो रही थी हमारी जैसे, तो उसमें ये निकल करके आए थे फादर साहब जाने के बाद एक दौर थोड़ा सा संकट का भी आया, जब लगा कि होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल का जो आधार है वो कहीं चरमराने लगा है। वो क्या दौर था, उस दौर से कैसे निकलना हुआ, वो खट्टी मीठी यादें बहुत सारे जहन में होंगी। जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो हिस्सा लाइफ का, और लगभग हर बिजनेस के अंदर वो सर आता ही है। जी। अगर आप मैनेजमेंट की तरफ देखेंगे ना, तो जितने भी जो बड़े बिजनेसेस हैं उनके अंदर एक कभी न कभी ये दौर आता है। दौर तब आता है जब सेकंड जनरेशन संभालती है काम को, और दौर तब आता है, जैसे मैंने आपने अगर गौर किया हो तो एक वर्ड बोला था कि फादर न्यूक्लियस थे स्कूल के। जी। उस टाइम ब्रांड वैल्यू नहीं थी। जी। अवेयरनेस ये थी कि सेकंड इन कमांड कोई नहीं है इनका। अवेयरनेस ये थी कि बच्चा इनका इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बाहर सेटल्ड है, उसकी फैक्ट्रीज हैं। धारणा बनी हुई थी, छोटा सा शहर है, सबके पास मैसेज। किसी ने उसको कोई चेक करने का या क्रॉस चेक करने की कोई ऐसी नई कोशिश की, और सबने एज्यूम कर लिया कि स्कूल अब लो लेवल पे चला गया है। लो लेवल पे कह लो, या जैसे कुछ हमारे कंपटीशन दोस्तों ने भी इस चीज़ का अच्छा फ़ायदा उठाया और बोला कि स्कूल बिक गया है, इस टाइप के डायलॉग्स भी मार्केट में शेयर कर दिए। तो नेचुरली आप एक नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हो बजाय पॉजिटिव। साल 2 साल फिर जो है, हाँ, एक हमारी स्ट्रेंथ टूटी, अच्छी बड़ी स्ट्रेंथ टूटी। और फिर हमने सोचा रदर कि माइंड में ये है कि अब ब्रांड वैल्यू को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो फिर मैनेजमेंट का गुरु भीतर से निकल करके आया। हाँ, फिर सारा जो उसको एक प्रोफेशनल वे में सेटअप किया है सारे को, क्योंकि कल को एक्सपेंड भी करना है, और एक्सपेंड करेंगे तो ब्रांड वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करें। तो वो दौर अच्छा था, उसमें कहाँ 10-11 साल निकल गए पता भी नहीं चला। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, पेरेंट्स के सपोर्ट से, कम्युनिटी के सपोर्ट से हम पिछले काफ़ी सालों से एक अपर ग्रोथ के अंदर चल रहे हैं। ये मैं देख रहा था जो आपके बारे में मुझे जो थोड़ी जानकारी अभी मेरे स्टाफ ने दी, तो ये था कि आपने जो नीमराना में 2021 में जो होली चाइल्ड इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की 2011 में, हम देखते हैं 2021 में हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स, आप तो खुद लीडर रहे इस मामले में, एजुकेशन के मामले में, तो बहुत सारे साथी बाद में भी आए हैं, उन्होंने कई स्कूल खोले, उनकी शाखाएं बढ़ती चली गई। अनिरुद्ध सचदेवा एक से 2021 में आकर के 79 से 2021 बहुत लंबा सफर होता है। पहले फादर साहब थे, बाद में कंसंट्रेट खुद को रेवाड़ी तक ही रखा, उड़ान भरनी है और शाखाएं बनानी है, ऐसा विचार मन में नहीं आया। क्या वजह रही कि अभी लोग तो चाहते थे, मैं उस बात की स्वीकारोक्ति है मुझे, लोग चाहते थे कि सचदेवा सर से पढ़े, सचदेवा सर के स्कूल में पढ़े, तो लेकिन सचदेवा सर ने आगे रेवाड़ी से बाहर एक नीमराना में कदम रखा है और रेवाड़ी से बाहर जो है कदम नहीं रखा। इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, सबकी ना अपनी, वैद साहब, सबकी अपनी एक सोच होती है। कॉपी तो बिजनेस में कभी भी नहीं करना चाहिए, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करना चाहिए। अपनी मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कॉम्पिटिटर्स की भी, जो लोग मल्टी चेन भी चलाते हैं, उनका एक अपना काम करने का तरीका है, हमारा एक अपना तरीका है। तो मैं अपनी बात ही करूंगा। जी। हमारी सोच ये थी कि पहले इस स्कूल को हम एक ऐसा एस्टेब्लिश कर दें कि 15-20 साल तक इसको देखने की जरूरत ना पड़े। स्कूल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, आप भी इससे, क्योंकि आप बड़े एक्सपीरियंस्ड है, आपने देखा होगा कि स्कूल में ना इन्वॉल्वमेंट बहुत चाहिए होती है। जी।
फादर साहब की इन्वॉल्वमेंट, जितनी इन्वॉल्वमेंट करना तो पॉसिबल नहीं था, जी जी लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा अगर करा तभी स्कूल सक्सेसफुल हुआ। और इन्वॉल्वमेंट अगर आप नहीं करेंगे और खाली एक मॉनेटरी पार्ट से आप बिजनेस सेटअप शुरू करते जाएंगे तो फिर कभी वो स्टेज आ सकती है कि नीचे से सिस्टम लूज हो सकता है। तो आप इसको रोबस्ट कीजिए सारे सिस्टम को, ऐसी हमारी सोच है, मेरी सोच है कि इसको रोबस्ट कीजिए और फिर आप दूसरा कदम आगे रखिए, फिर आप तीसरा रखिए, चौथा रखिए। तो ऐसा नहीं कि मतलब हमने अपने आप को सीधा था सीमित कि ये कर नींव लिया जो है और मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर बहुत लिया, ज्यादा मजबूत क्योंकि करूं। वो हमारी लेगेसी है। जी जी हम नहीं चाहते थे कि कभी भी हम एक और सेटअप शुरू करके इन्वॉल्वमेंट फिर कम हो जाए और आप ना ध्यान दे पाए उतना, नहीं, क्योंकि जो ऐसा मैं देखता हूँ बहुत कम स्कूलों में होता है जहाँ सीईओ स्तर पर, डायरेक्टर स्तर पर जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। मैं स्कूल में आपकी भागीदारी मैंने खुद भी देखा है, कई कार्यक्रम अटेंड भी किए हैं, तो मैंने देखा है वास्तव में जो है आपकी बच्चों से इतनी कनेक्टिविटी आपने बना रखी है। मैं सच में ही देखता हूँ ये इस बच्चे ने ये अचीवमेंट की है। आप एक दिन बता रहे थे आपका शायद साइंस का एग्जीबिशन था, जी जी जहाँ तो मैं उसमें गया था। तो इस तरह का, तो इंडस्ट्री की तरफ जो पहला आपने जो उद्योग स्थापित किया बाउल में, वो किस क्षेत्र में आप गए, कैसे क्या उद्योग के कदम क्षेत्र रखा? में सिंपल सा था सर, उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक नहीं था। लॉजिक ये था कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जी क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए शुरू करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको एक पैसा चाहिए होता है और आपको एक प्रोडक्ट चाहिए होता है या आप या सर्विस चाहिए होती है। तो प्रोडक्ट सर्विस, मेरी वाइफ आर्किटेक्ट है, बाय क्वालिफिकेशन इंटीरियर डिज़ाइनर है। जी जी हमने ये सोचा कि ऐसा कुछ करेंगे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें रादर देन कि हम खाली पैसा कमाएं, क्योंकि फादर साहब बचपन से यही कहते थे कि बिजनेस या कोई भी चीज़ ऐसा करो, अगर आप पैसे को देख के सोचेंगे तो बिजनेस इनफाइनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी आपको, जी जी फाइनाइट सक्सेस मिलेगी। अगर आप अच्छा मॉडल है आपका और आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, विन विन सिचुएशन, तो लॉन्जिविटी अच्छी रहेगी। तो अपना क्या प्रोडक्ट? तो हमारा हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट है, बेसिकली पेपर, और सारा इको फ्रेंडली है, कॉटन, रिसाइकल कॉटन से। जी जी तो पिछले 22 साल से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पैसा नहीं लगाना था इसलिए एक्सपोर्ट की लाइन चुनी। बात बहुत लंबी हो जाएगी, उसके पीछे भी कोई एक मेंटर मिला था कभी लाइफ के अंदर। जी जी तो ये आप उन्हें याद कर सकते हैं? मैं याद कर सकता हूँ जैसे मैं एक बार अपनी मार्केटिंग कॉल से, जब मैं मार्केटिंग में था कैनन में, तो मैं पीसी ज्वेलर के ओनर से मिलने गया जी जी अपनी मशीन के सिलसिले में। बहुत पैलेशियल ऑफिस था और उनकी टेबल पे लिखा हुआ था चार्टेड अकाउंटेंट। तो मैंने कहा, गुप्ता जी आप, इफ आई रिमेंबर करेक्टली शायद गुप्ता जी थे, अग्रवाल जी थे, कि आपकी डेस्क पे लिखा हुआ है चार्टेड अकाउंटेंट और आप पीसी ज्वेलरी, यानी कि ज्वेलरी के बिजनेस में, और मैं आपको एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तौर पे अपनी मशीन को पोजीशन करने के लिए आया। तो उन्होंने मेरे से एक सीधा जवाब किया कि चाय पियोगे? तो मौका था, चाय तो क्या पीनी थी, लेकिन किसी भी बड़े आदमी के साथ सीखने का एक समय मिलता है। इमीडिएटली मैंने हाँ की। उन्होंने घड़ी देखी, उन्होंने बोला 15 मिनट बस बात करेंगे, 16 मिनट बात नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं कोई भी। जो कुछ तो दो साइड में चेयर्स थी, उन्होंने वहाँ कहा बैठ जाओ वहाँ जाके। वो 1 मिनट के बाद आ गए। सेटअप इतना बड़ा, पीसी ज्वेलर एक बहुत बड़ा नाम है, बड़ा नाम। तो अपने आप ही चाय आ गई, किसी ने देख लिया होगा वहाँ पे, उनका सिस्टम ऐसा होगा। जी जी तो कहते हैं पूछो। तो मैंने कहा सर एक ही सवाल है कि मेरा इंटरेस्ट है बिजनेस की तरफ और मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ? फिर उन्होंने घड़ी देखी तो कहते हैं कि लगभग 3:15 हुए, कितने बजे ऑफिस बंद होता है? मैंने कहा सर 5 बजे। तो कहते जाओ रिजाइन कर दो। अब 1 मिनट के लिए साइलेंस भी हो गया कि जाओ रिजाइन कर दो, ऐसे कोई थोड़ी होता है। तो मैं चुप हुआ। तो खैर एक्सपीरियंस थे, उन्होंने उसको भाप लिया। तो उन्होंने कहा बेटा अगर कभी कोई डिसीजन लेने हैं तो ज़्यादा प्रॉस एंड कॉन्स नहीं देखे जाते, आप ले लो डिसीजन और फिर उसको सक्सेसफुल करो। जब आप सोचते रह जाओगे ना कि ये मिलेगा वो मिलेगा, कंपेयर करोगे, तो बात नहीं बनेगी। मालिक बनना है तो छोटी मोटी चीजों पे ध्यान मत दो। तो खैर मैंने उस टाइम तो 5 बजे जाके रिजाइन नहीं किया, जी जी, लेकिन 2 महीने के बाद फिर मैंने कर दिया। तो वो एक बड़ी पावरफुल थॉट मिली थी उनसे। तो कभी कभी लाइफ में ना कोई ट्रिगर मिलता है आपको, एक वो रास्ता चेंज करता है, वो रास्ता दिखा देता है। फादर से बात की, फादर ने कहा कि जो तुम्हारी मर्जी है। मैंने तो कभी रोका नहीं, आपको सपोर्ट ही किया है। तो मैं कहा जी आप ये चिंता मत करना कि मैं पैसे लगवाऊंगा, काम ऐसा करेंगे कि जो भी मेरा पीएफ का पैसा है उससे हम कर लेंगे शुरू। सक्सेसफुल हुआ तब कभी हेल्प मांगूंगा आपसे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा स्कूल से ना मैं हेल्प कर भी नहीं सकता आपकी, जी जी, तो इतने हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है, कर लेंगे। बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर एकदम बिल्कुल जीरो से शुरू किया और
ये जो शिखर की ओर जो बढ़ने का, अभी मैं इसको शिखर पर पहुंचना नहीं कहूंगा क्योंकि आपकी यात्रा जारी है, सफर जारी है, और मुझे लगता है कि बहुत ऊंचाइयां अभी अनिरुद्ध सचदेवा के खाते में दर्ज होगी। अभी तक बहुत अवार्ड्स जो आपको मिले हैं, उनमें से कुछ अवार्ड्स हम आपसे ही जानना चाहेंगे। दैनिक भास्कर ने भी एक बार आपको बुला करके अवार्ड दिया था, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। ये चीज़ें मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा तो सर इसको मैं नहीं मानता हूँ कि अवार्ड मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपके काम को कोई अप्रिशिएट करता है और फिर वो जब कंपेयर कर लेता है आपकी ही कम्युनिटी के अंदर बाकी सबसे, एक उनके स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम खरे उतरते हैं, तो अच्छा लगता है बस इसको। मैं अनिरुद्ध सचदेवा के बारे में खास बात बताना भूल गया। मैं समझता हूँ वो बात अगर नहीं बताऊंगा तो इनका परिचय अधूरा रहेगा। मैं जब दैनिक जागरण में सीनियर चीफ रिपोर्टर के पोस्ट पे था और एक कार्यक्रम में मैंने इन्हें आमंत्रित किया हुआ था, जो टाइम मैनेजमेंट अगर किसी को सीखना हो तो मुझे भी आपसे सीखने का मौका मिला था कि समय की क्या कीमत है। तब मैं नाम नहीं ले रहा, एक IAS ऑफिसर को हमारे प्रोग्राम में आना था और वो लेट थे। सचदेवा साहब बार बार मुझसे जानने का प्रयास कर रहे थे कि यार हमारे टाइम की वैल्यू IAS ऑफिसर कर नहीं रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। तब हमारी अनौपचारिक बातचीत हो रही थी कि भाई हो सकता है ज़रूरी काम हो, और वो तब उन्होंने बार बार घड़ी देख करके कि इससे आधे घंटे का टाइम लेट हो रहे हैं, शायद इतना ही था। तो तब मैंने देखा कि समय की कीमत क्या होती है। तो समय की कीमत के बारे में मैंने बताया। अनिरुद्ध सचदेवा की जो सफलता का राज है, ये समय की कीमत को समझा है। बिजनेस में भी इनकी सफलता का राज है कि समय की कीमत को समझा है। और स्कूल में भी जो मैनेजमेंट, जो एक बार लगा था कि इनके फादर साहब के गुजरने के बाद स्कूल का थोड़ा सा जो है चरमरा गया है ढांचा, उसको पटरी पर लाना और फिर बहुत मजबूती के साथ खड़ा करना, उससे भी ज़्यादा मजबूती से, जो पहले रन कर रहा था उससे भी ज़्यादा मजबूती से आज होली चाइल्ड का अपना रुतबा है, अपना एक स्थान है जो रेवाड़ी शहर में ही नहीं बल्कि दूर दराज तक उसकी पहचान है। अभी हम बातों का सिलसिला आगे जारी करेंगे। अब दूसरा जो है, क्योंकि अभी 10वीं का 12वीं का रिजल्ट आया है, जो CBSE का भी आ गया है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का भी आ गया है, तो ये हमारा दूसरा सत्र है और लगातार इसी मंच पर हम आपसे बच्चों के बारे में जानना चाहेंगे। विशेष रूप से 12वीं के बच्चों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे जो है रास्ते होते हैं 12वीं के बाद में जो है, और थोड़ा बच्चों के सामने बड़ी दुविधा की स्थिति रहती है। आप लोग स्कूल में 11वीं के बाद ही बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। क्या अब बच्चों के लिए सही रास्ता क्या है, बच्चों को कैसे सोचना चाहिए, क्या उनकी थिंकिंग होनी चाहिए, करियर के बारे में आप उनके बारे में बताएं। आप यहाँ मैं इस मंच को ना आपसे इस क्वेश्चन से पहले एक थोड़ा सा कुछ अलग से जरूर शेयर करना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, उस पर फिर आ जाते हैं जी। आजकल ना हम एक मार्क्स के पीछे, एक ट्रेंड बन गया है मार्क्स के पीछे, राइट। और मार्क्स अच्छे आते हैं बच्चों के। जी जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में फेल होना बहुत मुश्किल है। जी। पास तो बड़े आराम से हो जाते हैं क्योंकि मार्क्स का मॉडरेशन भी होता है और स्टेप बाय स्टेप आपको मार्किंग भी होती है, तो बहुत मुश्किल है फेल होना। पास होना बहुत आसान है। तो ऐसे में और मुश्किल हो जाता है कि आपके जब अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हमारे टाइम में अगर 70-80% आ जाते थे तो पूरे शहर में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो। हमारा फर्स्ट डिवीजन आया था 63% शायद कुछ, या गुड सेकंड डिवीजन ऐसा कि 8वीं 10वीं में जब आई थी तो ऐसे मिठाइयाँ बट रही थी कि हमने बहुत अच्छा किया है। और अब तो 90-95 एक लाखों में बच्चे आते हैं, राइट। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल का समय है सर, अगर इसको आप ध्यान से एनालाइज करें कि जब ये बच्चे, आपको मार्क्स आ गए, अब आपके ड्रीम्स और सेट हो गए, लेकिन मार्क्स के पीछे एफर्ट कितना था या स्किल बिल्डिंग कितनी थी, अभी इसको नहीं समझ पा रहे हैं लोग अभी। क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप है आपके जॉब सिनेरियो में, आपकी यूनिवर्सिटी टीचिंग में और स्कूल टीचिंग के अंदर। यानी कि स्कूल और यूनिवर्सिटी के बीच में गैप है, यूनिवर्सिटी और जॉब्स के बीच में गैप है। जी जी। स्किल बिल्डिंग नहीं हो रही है और इन मार्क्स को लेके करेंगे क्या, मुझे ये समझ में नहीं आता है। जी जी। तो बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि सही है क्या गलत है। जी। तो एक तो ये हर पेरेंट को, हर बच्चे को भी ना बहुत जागरूक होना पड़ेगा कि अल्टीमेटली आज आपके मार्क्स आ गए, आप खुश हो गए हैं, लेकिन ये मार्क्स आपको एक कट ऑफ के बेसिस पे आपको एडमिशन तो दिला देंगे, लेकिन क्या हमें हैबिट है स्किल बिल्डिंग करने, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की कि नहीं है। तो उस हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम फिर ग्रेजुएशन के अंदर मार्क्स को ही देखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू, और नंबर गेम से बचना पड़ेगा गेम से। तो अब तो सर ये हो गया कि पहले हम डिग्रीज को, इनको ना गोल्डन टिकट मानते थे जी, कि आपको जॉब मिल जाएगी। अब ये गोल्डन टिकट वाला काम भी खत्म हो चुका है।
तो मैं आपके उस क्वेश्चन पे आता हूँ कि आपने कहा कि बच्चों को क्या करना चाहिए। एक समय बहुत अच्छा है अभी। आप हमारे टाइम में अगर मार्क्स कम आते थे तो समय अलग था कि बहुत कम चैनल्स थे, बहुत कम रास्ते थे। अब रास्ते बहुत है। आपकी डेटा साइंसेज है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज एक अनएजुकेटेड आदमी को भी पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। तो वो रेस खत्म हो गई है कि आपको इंजीनियरिंग की तरफ ही जाना है या मेडिकल में जाना है या लॉ में जाना है। बहुत आपके मीडिया से भी देख लीजिए तो अब नई टर्म आ रही है कि मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप। तो अलग अलग कोर्सेज आ गए हैं। पहले हम मास कम्युनिकेशन की बात करते थे। बहुत सारे कोर्सेज आए हैं और अब सब्जेक्ट बेस्ड नहीं है, बट यस स्किल बेस्ड है। आप अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हैं, आप कितनी इंटर्नशिप्स करते हैं, आप कैसे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या क्या सीख रहे हैं आप साथ साथ अपने नॉर्मल कोर्स के साथ, ये आपकी दिशा तय कर सकती है। मार्क्स नहीं करेंगे। मार्क्स को मैं इस तरीके से अच्छा बोलता हूँ या मानता हूँ कि आप अपना एक एफर्ट आपने टेस्ट कर लिया कि मेरे अगर 90 है तो मैंने जितना एफर्ट डाला था आ गया। बट गोइंग फॉरवर्ड आपको उस एफर्ट के साथ कैपेबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। समय काफ़ी अच्छा है क्योंकि देखो कोई भी गवर्नमेंट इतनी जॉब्स नहीं सिक्योर करके दे सकती है आपको, चाहे और इतने बड़े पॉपुलेटेड कंट्री में जहाँ पे हम 145 करोड़ के आसपास है, गवर्नमेंट को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन यस, अगर स्किल्स हैं, क्योंकि हर बिजनेस को, हर एंटरप्रेन्योर को एक स्किलफुल आदमी चाहिए बिल्कुल चाहिए, जो हम ढूंढते रहते हैं। आज हमारे पास भी कितने रिज्यूम्स आते हैं, कितने बायोडाटा आते हैं, इवन इंजीनियर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, अच्छी क्वालिफिकेशंस, बट अगर कोई अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाता तो आप कैसे उसका अपॉर्चुनिटी खुद को प्रेजेंट करना जरूरी है। यस सचदेवा साहब, एक आप देखते हैं अखबारों में आती रहती है खबरें, न्यूज चैनल्स पर कोटा को लेकर के, मैं नाम भी नहीं लूँ किसी संस्थान का, तो भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो अब बाढ़ आई हुई है बहुत, और एक आप देखते हैं सुसाइड्स के केस भी जो बढ़ रहे हैं, कोई 11वीं से बच्चे को लगा देते हैं, कोई 12वीं से लगा देते हैं। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की संख्या बढ़ना और सुसाइड का जो दर है उसमें वृद्धि होना, दोनों को कोरिलेट करते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो दौड़ नई आई है पिछले कुछ वर्षों से, इसका कितना लाभ, नफा, नुकसान, वो सारा आप बताएंगे जो है। इसको मैं बहुत ही पारदर्शिता रूप से आपके सामने रखता हूँ सर। जी। क्योंकि अगर ये सवाल आप मेरे से 10 साल पहले पूछते या 5 साल पहले पूछते तो हो सकता है उसका रिप्लाई कुछ और होता। तो अब मैं अपने ही सामने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं और पिछले 15 साल का एक डेटा है हमारे पास। डेटा क्या है कि कौन बच्चे थे, कैसे बच्चे थे, क्या कोचिंग ली या क्या सिलेक्शन हुआ, या नहीं कोचिंग ली तो क्या सिलेक्शन हुआ, या कोचिंग लेने के बाद भी फिर ड्रॉप किया तब क्या सिलेक्शन हुआ। तो उस 15 साल का अगर मैं एक निष्कर्ष निकालता हूँ जो कि बहुत एक लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से, वो ये निकालता हूँ कि अभी भी रैट रेस है सर काफ़ी ज़्यादा। बच्चे या पेरेंट्स नहीं सोच रहे हैं कि सीधा 10th के बाद उनको बच्चे को भेजा जाए या ना भेजा जाए। इसको मैं रिलेट करता हूँ मार्क्स के साथ भी कि आपके अगर 90% आ गए तो इट डजंट मीन कि बच्चा सर्वाइव कर पाएगा। जी। अगर क्या बच्चा आपके घर में काम कर रहा है आपके साथ, क्या बच्चा ऐसा है कि जिसको पढ़ने के लिए बोला जाता है या नहीं बोला जाता, ये सब एक पेरेंट को सब पता होता है क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है और उनके सामने है। तो अगर उस टाइप का बच्चा है जो अपने आप को सस्टेन कर सकता है तो कोचिंग में ट्राई करना चाहिए। बट एक अगर ऐसा बच्चा है कि जिसको खाली पढ़ रहा है और वो लाइफ की डिफिकल्टीज या लाइफ की रूटीन को नहीं मैनेज कर पा रहा है, उनके लिए फिर बाहर जाना एक स्ट्रेस हो जाता है। फिर उनको खाना भी सूट नहीं करता, फिर उनको आप CBSE की पढ़ाई या जो भी बोर्ड की पढ़ाई के साथ कोचिंग को कोप अप नहीं कर पाते। फिर क्या होता है कि हमारे समाज में एक बड़ा कड़वा सच है, पता नहीं मेरी बात कैसी लगेगी आपके श्रोताओं को, कि जब हम पैसे लगा देते हैं एज ए पेरेंट, फिर हम बच्चों को सुनाते भी बहुत है कि देखो तुम पे 1.5 लाख लगा दिया, तुम पे 2 लाख लगा दिया। तो बच्चा उस प्रेशर को लेता रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे की भी रजामंदी होती है कि मुझे कोचिंग में डाल दो, कि घर से निकलना चाहता है या चलो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, या कॉन्फिडेंस होता है उसको। बट उसके बाद वो बच्चा बोल नहीं पाता है घर पे, और जब नहीं बोल पाता और जब उस स्ट्रेस, जब वो लेवल पढ़ाई का काफी हो जाता है, फिर वो कुछ कारण सुसाइड की तरफ ले जाते हैं। इससे बचना चाहिए। हाँ, और ये तो सर अब सोशल मीडिया का जमाना है और मीडिया का जमाना है, जो हमारे सामने डेटा सुसाइड्स का आ जाता है, होती तो पहले भी थी लेकिन पता नहीं लगता था। हाँ, अब थोड़ा सा जो है वो सामने आ जाता। तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं और आपको बताना चाहूँ कि होना कैसे चाहिए, जो कि मेरी अपनी पर्सनल राय और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है जी, कि आप अपने बच्चे को देखिए पहले जी, कि अगर बच्चा ऐसा है कि जिसको
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी जो पार्टिसिपेट करता है, जो स्कूल के एनवायरनमेंट में रहना चाहता है, जिसको एक दिनचर्या चाहिए वैसी वाली, और इसका रिजल्ट इस प्रकार से आ रहा है। एक वो बच्चा है कि जिसको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, जिसको कोई दिनचर्या से मतलब नहीं, क्योंकि स्कूल की इज़ नॉट अबाउट 10th और 11th और 12th, वो एक लाइफ है। आप स्कूल आते हो, आप स्कूल जाते हो, बच्चों से मिलते हो, आपसे बात होती है, आपसे पूछा जाता है। कोचिंग में इतना कौन ध्यान देता है, कोई भी बात नहीं करता आपसे। तो आप एक रोल नंबर हो, राइट, ना पीटीएम होती है, कुछ भी नहीं होता। तो कोचिंग बुरी नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि अगर कोचिंग दिलानी है तो बच्चे को 11th 12th प्रॉपर करने दो स्कूल के अंदर। उसको एनसीईआरटी अच्छे से उसको आ जाए, फिर उसको डेफिनेटली कोचिंग की हेल्प होती है और कोचिंग लेनी चाहिए, तो एक अच्छा रैंक निकाल के बच्चा लेके आता है। लेकिन हम उसको ये चाहें कि हम सब कुछ अभी इन 2 सालों में कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। पर कुल मिला के आपका जो सार है, हम जो समझ रहे हैं बच्चों के लिए, तो सीधा सीधा ये है कि अभिभावकों को, टीचर्स को बच्चे को समझना चाहिए, बच्चे की अभिरुचि को। जी, हाँ जी, उससे संवाद हो, उससे बातचीत हो, और बच्चे की जो मन की है उसको समझना चाहिए, उस पर दबाव नहीं। जी, कई बार मैं जैसे बच्चों से काफी पूछता हूँ कि कितने घरों के अंदर चर्चा होती है, तो बच्चे चुप होते हैं कि चाचा ने कह दिया, या अंकल ने कह दिया, या पड़ोसी ने कह दिया, या मासी ने कह दिया, किसी और बच्चे को देख के उसका एग्जाम्पल सेट करके कंपेयर करके, तो वो तरीका नहीं है, तब दिक्कत आती है। जी। एक अभी बड़ा सवाल अभिभावकों के सामने रहता है, किस उम्र में बच्चों को स्कूल भेजें। हर एक अभिभावक के सामने यही रहता है। कभी 6 साल की गाइडलाइन आती है, कभी 5 साल की गाइडलाइन आती है। किस उम्र में बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस जो है वो हमारे दर्शकों की मदद करेगा। जो बच्चे मेरे भी हैं सर, तो हमने भी देखा है, तो एक 3 साल का बच्चा मेंटली रेडी हो जाता है, अगर उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक है, चाहे वो 2-3 घंटे के लिए जाए, उसको स्कूल वगैरह, हाँ, जाना चाहिए। तो आप देखिए, स्कूल जाना क्या होता है? स्कूल जाना मतलब आप घर से बाहर जा रहे हैं। जी। आप एक अननोन लोगों से मिल रहे हैं, आप एक स्टेप आउट होके किसी व्हीकल में भी जा रहे हैं, या किसी अपने व्हीकल में जा रहे हैं, उससे उतरना आ जाता है, उससे आपको वॉशरूम यूज करना आ जाता है। तो ऐसी ये चीजें कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, आप एक लाइफ स्किल सीख रहे हैं, और धीरे धीरे फिर पढ़ाई के अंदर हेल्प करती हैं सब चीजें। तो पुस्तक बाद की बात है, पुस्तक बाद की बात है, बल्कि 3, 4, 5, 6 साल तक तो पुस्तकें देखनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी हमने एजुकेशन पे बात की, लेकिन क्योंकि आपका जो पूरा प्रोफाइल है उसमें उद्योग बहुत ज़रूरी है, तो बहुत लोगों को मदद मिल जाएगी। युवा उद्यमी बनना चाहता है, तो उनके लिए एक मैसेज हम चाहेंगे, फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे। जो अभी जो 12वीं का बच्चा है, वो भी जो कोई उद्यमी भी बनना चाहेगा, उनको किस तरह का मार्गदर्शन मिले? उद्यम स्थापित करने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए किस तरह का वो मेंटली प्रिपेयर बच्चे को किया जाए? क्या उसकी ट्रेनिंग हो, किस तरह की ट्रेनिंग हो, ताकि, क्योंकि रोजगार आप ही बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, सरकार सबको नहीं दे सकती। हमारे देश की बड़ी आबादी को देखते हुए तो शुरू से ही चल रहा है कि स्वावलंबी बनो, ऐसे बनो कि दूसरों को रोजगार दे सके। तो दूसरों को रोजगार कोई कैसे दे सकता है, उस दिशा में क्या करना चाहिए, आपका वो मार्गदर्शन दीजिए। मैं तो बहुत स्ट्रांगली इसको प्रमोट करता हूँ सर, एंटरप्रेन्योरशिप को जी, क्योंकि इसमें 2 चीज तरीके हैं। देखिए, आपने एंटरप्रेन्योर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जी। कोविड का दौर देखा आपने, कोविड में लोग जो फ्लेक्सिबल थे वही सर्वाइव कर पाए, जो रिजिड थे, जिनको एक ही स्किल आती थी, जिनको एक ही काम आता था, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो गोइंग फॉरवर्ड ऐसे पता नहीं कितने कोविड और आएंगे अभी, जिस हिसाब से हम इस केमिकल वॉर के अंदर है। हाँ, तो उसमें हमें बहुत सबसे पहले अप्रोच है कि फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, कि आज हम ये कर रहे हैं तो कल हम किसी स्थिति के लिए भी दूसरा काम करने लायक हो। उसके लिए आपकी जो बेसिक स्किल्स है, जैसे आपकी बेसिक स्किल में मैं क्या मानता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आप ये जितने स्टार्टअप्स हैं, जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल हो। जी। अगर 10,000 स्टार्टअप खुलते हैं तो उसमें से 1,000 चलते हैं, 9,000 बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉपी हो रहे हैं, सिर्फ कॉपी प्रोजेक्ट बना लिया और उसको कर लिया। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो पहली सीढ़ी है वो एक हार्ड वर्क की है, दूसरी है कि आप किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आप काम करेंगे, और तीसरा है कि इनफाइनाइट सक्सेस के बारे में सोचेंगे, फाइनाइट के बारे में नहीं सोचेंगे। जी। फाइनाइट क्या होता है, एक एंड होता है कि आप यहाँ तक सोचा, फिर आप सोच ही नहीं पाएंगे। इनफाइनाइट होता है कि मुझे काम करते रहना है, मुझे इवॉल्व होते रहना है, मुझे सीखते रहना है, फिर आपको मेरे हिसाब से कोई नहीं रोक पाता, सीखते रहो। और बाकी ये है कि मेहनत का तो कोई तोड़ है नहीं। हमारे फादर भी हमेशा कहते थे कि देयर इज नो शॉर्टकट टू द लाइफ। एक एग्जाम्पल देते थे बचपन से, जो याद रहता है, कि अगर इमेजिन करो कि अगर सूरज आपका शॉर्टकट लेने लग जाए तो क्या लाइफ होगी। तो हर चीज़ को अपने समय अनुसार होना ही होना, मेहनत करते रहो और शॉर्ट गेन्स की मत इच्छा करो, तो बिजनेस में एक अच्छी सक्सेस मिलती है सर।
अभी मैं समापन की ओर बढ़ रहा हूँ, आपसे मेरा अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल ये है कि अनिरुद्ध सचदेवा की भविष्य की क्या योजना है, फ्यूचर का क्या प्लान है? हर आदमी फुटप्रिंट छोड़ना चाहता है, आपने जितना छोड़ा है वो पर्याप्त है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो पर्याप्त कभी माना नहीं जाता, हमेशा जो है ऊंचाई छूने का मन करता है। अनिरुद्ध सचदेवा का क्या विजन है? इसमें मैं सर एक लाइन हमेशा जो मैं बिलीव करता हूँ जिसके अंदर कि द डे यू फील अपडेटेड यू आर आउट ऑफ डेट। तो इच्छाएं बहुत हैं, अभी ऐसी बात नहीं है कि, बट ये ज़रूरी नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि जिस तरफ जैसे आपका ग्लोबल ट्रेंड होता है हम उसी तरफ सोचते हैं। फिक्स नहीं कर रखा है थॉट अपने को कि यही करेंगे। फ्लेक्सिबल। हाँ, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि जो भी करेंगे वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ करेंगे, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी पैसा तो सर आ जाता है, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि कोई आप चाहे हम किसी और प्रोडक्ट में जाए या कोई और भी चाहे स्पोर्ट्स की तरफ जाए या किसी की तरफ भी जाए, कोई भी, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि चीज़ें सस्टेन करें और खाली आप अपने लिए ना करें। मैं उनमें से भी नहीं हूँ कि खाली सोशल वर्क का काम करें, जी जी, बट ऐसा करें कि सोसाइटी के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। तो अभी तो एनर्जी पूरी है सर, अभी काफ़ी कुछ करना है अभी तो। अनिरुद्ध सचदेवा जी के बारे में आपने सुना, कुछ हमने बताया, कुछ इन्होंने बताया, बात पूरी हुई। फिर किसी दिन किसी अन्य विषय पर हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सचदेवा साहब। थैंक यू।